जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम खबर से खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। आज इमरान खान साहब ने एक और जलसा किया रहीम दियार खान में, और बार बार PTI की जानिब से बात आ रही है कि हम वाज़े अपना लाहेमल देने जा रहे हैं, हम फाइनल कॉल देने जा रहे हैं, लेकिन फाइनल कॉल के बाकायदा ऐलान से गुरेज किया जा रहा है। आज भी ये कहा गया कि फ़ाइनल कॉल देंगे, आगे की हिकमत अमली से आगाह करेंगे, लेकिन वो सिर्फ ये रहा कि इंतज़ार कीजिए। आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जब इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं या PTI ये कह रही है कि हम इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे या लॉन्ग मार्च करेंगे, कॉल देंगे, उस पर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल कुछ मुख्तलिफ नहीं है 25 मई के रद्द-ए-अमल की तरह। सुनिए क्या कह रहे थे। अगर एक पार्टी जो है वो एक ग्रोह कहता है कि जी मैं चढ़ाई कर रहा हूँ इस्लामाबाद के ऊपर, तो क्या फिर उसका क्या जवाब दे सकते हैं? क्या हम फिर वो उनके सामने लेट जाएंगे, जी ठीक है आप चढ़ाई करें आगे यहाँ पे, और आप इस मुल्क को जो है वो एक बनाना स्टेट के तौर पे जो है वो पूरी दुनिया को दिखाएं? भाई उन्हें रोकना पड़ेगा ना, और अगर वो आएंगे तो हम रोकेंगे ना। अगर वो मुसल्ला जथे की सूरत में नहीं आएंगे तो फिर हम उनको रोकने के लिए उनके घरों पे तो नहीं चले जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या पहले 25 मई को जो आए थे, क्या मुसल्ला जत्थे आए थे, तो राना सनाउल्लाह साहब ने क्यों रोका था? और इससे भी वो इस चीज़ को मशरूत कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत के हवाले से भी बात हुई, और एक दफ़ा फिर जो लंदन में मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की, वहाँ पर भी ये बात हुई है कि जी पंजाब हुकूमत वापस लेने के तरीके पे इत्तेफाक गौर खौस हुआ है, जिसमें जरदारी साहब भी ऑन बोर्ड हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ऑन बोर्ड हैं। राना सनाउल्लाह ही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब हुकूमत लेने के हवाले से क्या कह रहे थे, वो भी सुनते हैं। इस नंबर के साथ परवेज़ इलाही साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, उस नंबर पे आपके इल्म में है कि सिर्फ 2 या 3 वोट इधर उधर होने से जो है वो मामला जो है वो तब्दीली आ जाती है। तो पंजाब में तब्दीली लाना कोई मसला नहीं है। पंजाब में तब्दीली लाना कोई मसला नहीं है, तो फिर राना सनाउल्लाह साहब देर किस बात की है? लेकिन उसका जवाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कुछ यूं दिया। लोगों की ख्वाहिशें हैं, ये नून लीग वाले कभी किसी का बयान आ जाता है कि जी हम पंजाब की हुकूमत को गिरा देंगे, ये अपनी फिक्र मनाएं, पंजाब हुकूमत का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं अपने पैनलिस्ट को। आलिया हमजा साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, PTI के सीनियर रहनुमा हैं, और उसके साथ साथ जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर पॉलिटिकल डिफेंस एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कादिर मंदोखेल साहब MNA पीपल्स पार्टी के, वो भी कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। और जो आज एक और चीज़ बहुत ज़्यादा बात हो रही है, जिस पर मौजूद गुफ्तगू बनी हुई है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो स्टेटमेंट जो उन्होंने काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस अमेरिकन थिंक टैंक में दिया, और ये कहा जा रहा है कि वो उन्होंने एक दफ़ा फिर उसी तरह से बात की है जिस तरह की बात इमरान खान साहब ने की थी, और उस पर एक रद्द-ए-अमल आया था, और कंट्रोवर्शियल बनाने की ही एक कड़ी है हमारे इदारों को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का। वो सवाल जो आज के प्रोग्राम में हमें शामिल करने हैं वो भी रख देती हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सवाल नंबर 1, इमरान खान फाइनल कॉल देने से हिचकिचाहट का इंतजार, राना सनाउल्लाह की धमकी काम आ गई या किसी इशारे का इंतजार? सवाल नंबर 2, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात, अपोजिशन को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक, ये अमल सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा करेगा तो मईशत कैसे संभलेगी? सवाल नंबर 3, पार्लियामान में वापस जाना साइफर की तहकीकात से मशरूत, हुकूमत इस मुतालबे को तस्लीम करेगी? सवाल नंबर 4, राना सनाउल्लाह का एक बार फिर पंजाब हुकूमत गिराने का इंदिया, क्या PTI पंजाब में अपनी गिरफ्त मजबूत रख पाएगी? और आखिरी सवाल, खुर्रम दस्तगीर और ख्वाजा साद रफीक के बाद बिलावल भी बोल पड़े कि इमरान खान फौज में अपनी मनपसंद तकर्रुरियां चाहते थे, इसलिए हमें आगे बढ़ना पड़ा, इस पर कोई अमल आएगा? जी बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेती हूँ। मैं पतलनी पिछले 4 माह से ज़्यादा तो इस हुकूमत को हो गया, लेकिन उसके बाद 1 माह का अल्टीमेटम, फाइनल कॉल, आगे की हिकमत अमली, नतीजा सिफर। फाइनल कॉल कब आएगी, किस शक्ल में आएगी, कब ऐलान होगा, कब उस पर अमल होगा, या थोड़ा सा अभी उसको होल्ड पे रखा हुआ है? जो अवाम के साथ खान साहब का इंटरैक्शन था, और 9 अप्रैल के बाद जिस तरह अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए निकली है, और चंद घंटों की कॉल के ऊपर भी पूरी अवाम हमारे साथ निकली है, तो मेरा ये ख्याल है कि हम ना किसी वजह से हिचकिचा रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस मुल्क में तसादुम ना हो। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो अवाम चाहती है, यानी अवाम ये चाहती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, तो उस तरफ ये हुकूमत जाए।
इसीलिए खान साहब जो है वो हिकमत अमली से काम ले रहे हैं। और दूसरा, जिस तरह से उन्होंने बताया है, ये इस हुकूमत के लिए एक सरप्राइज होगा। राना सनाउल्लाह साहब तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि जी जिस तरह से फिलिस्तीनियों के ऊपर इसराइली जो है वो ड्रोन से रबर बुलेट्स भी फायर करते हैं, वहां पर ड्रोन से वो शेलिंग भी करते हैं, तो यही हाल वो पाकिस्तानी अवाम का यानी हमारा करेंगे। तो हम तो सिर्फ उनसे इतना पूछना चाहते हैं कि राना साहब, अगर ड्रोन से बुलेट फायर करके या ड्रोन से शेलिंग करके आप अवाम को कोई रिलीफ दे सकते हैं पेट्रोल में, तो हम तक जरूर कीजिएगा, बुलेट फायर कीजिएगा, टीयर गैस की शेलिंग कीजिएगा। अगर बिजली के बिलों में आप कोई रिलीफ दे सकते हैं तो हम आपकी गोलियां, डंडे, सब कुछ अवाम के लिए खाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आपने वही हाल करना है जो इंडियन आर्मी कश्मीरियों के साथ या इजरायली जो है वो फलस्तीनियों के साथ करते हैं, तो ये पाकिस्तानी अवाम आपका जुल्म सितम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आप चाहते हैं इस मुल्क में फसाद हो, जबकि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि हर चीज बड़ी अच्छी तरह से सॉर्ट आउट हो। नहीं, वो ठीक है। आलिया हमजा साहबा एक चीज मुझे सिर्फ एक बात बता, आपने कहा वो हिकमत अमली से काम ले रहे हैं, किस हिकमत अमली से काम ले रहे हैं? वो इसी हिकमत अमली से काम ले रहे हैं कि ये कंटेनर इन्होंने पहले भी लगाए, अभी तो हमने ऐलान भी नहीं किया था, तो माशाल्लाह नहीं, वो तो कंटेनर लगाएंगे, तो क्या खान साहब कंटेनर से डर गए? सिर्फ एक सेकंड नादिया, तो इन हमारे माशाल्लाह कागजी शेरों की हुकूमत ने पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर से बंद कर दिया। कितनी दफा कंटेनर लगाएंगे, कितनी दफा अवाम को रोकने की कोशिश करेंगे, और क्यों रोकेंगे? जमहूरियत के अंदर अवाम को रोका नहीं जाता है। यही खान साहब ने आज बताया कि एक दफा काम पे टांगने वाला मार्च हुआ, 2 दफा आलिया हमजा साहबा, चले मुझे ये बात मुझे हमने किसी को नहीं रोका। अच्छा, एक सेकंड जनरल साहब, मुझे एक बात बताइए, मतलब ये अगर आपको ये बात समझ आई हो हिकमत अमली वाली बात, क्योंकि अगर वो कंटेनर्स लगाते हैं वो तो कंटेनर्स लगाएंगे, या तो फिर आप बताएं कि वो कंटेनर्स की वजह से नहीं लेकर आ रहे कि जी वो बार बार कंटेनर लगा देते हैं, तो वो तो इसका मतलब तो ये कि राना सनाउल्लाह साहब की हिकमत अमली एक कामयाब हिकमत अमली हुई। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब के वाले से कुछ मुलाकातों के भी पिछले दिनों बड़े चर्चे रहे, कुछ मामला तय होने के भी बड़े चर्चे रहे, फिर उसमें वो भी आ गया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अभी कुछ मजीद खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कुछ दरमियान का रास्ता निकाला जाएगा, फेस सेविंग भी हो जाए। खान साहब ने भी पार्लियामेंट में वापसी मशरूत करार दे दी है। तो सर, ये क्या बीच के रास्ते की कहीं आपको लगता है कोशिश हो रही है? और अगर खान साहब कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं दे रहे तो उसकी वजह भी यही है कि वो थोड़ा इंतजार कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल आपने कुछ मुहर्रकात का जिक्र कर दिया है। सबसे पहली बात तो मैं ये स्टेटमेंट दूंगा कि किसी भी तरीके से अगर तसादम की सूरत हाल से गुरेज किया जाए तो वो अच्छी बात है, चाहे वो किसी भी तरफ से इंडिया हो, किसी वजह से भी हो। मेरा ख्याल है कि ये बहुत खुश आइंद बात है, क्योंकि स्टेट वर्सेस अ लॉट ऑफ पीपल, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल सबकी असेसमेंट ये होगी कि इमरान खान साहब के साथ जितनी बड़ी तादाद अवाम की है, किसी और एक सिंगल पार्टी के साथ नहीं है। ये अगर इससे तो कोई मेरा ख्याल इख्तलाफ नहीं करेगा। और ये मेरी असेसमेंट है कि इन तमाम लोगों के साथ होने के बावजूद स्टेट का मुकाबला नहीं किया जा सकता, स्टेलमेट हो जाएगा, तसादम हो जाएगा, खून खराबा होगा। इससे बचने के लिए जो 3 मुख्तदर शख्सियात ने अपनी अपनी कोशिशें की हैं, आपने एक का जिक्र किया है जो ऐवान सदर में जो बात हुई है, साफ ज़ाहिर है वहाँ पर इमरान खान साहब भी थे, जो कुछ हमने सुना है, और आर्मी चीफ भी थे। फिर आपको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बात आई है सामने कि आप किसी तरीके से असम्बलियों में बैठ के बात करें, वो भी ये चाह रहे हैं कि तसादम ना हो। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, आर्मी चीफ, मेरा अपना ख्याल ये है कि इन 3 शख्सियात के कोशिश की वजह से ये सूरत हाल है। ना तो राना सनाउल्लाह के धमकियों से कोई फ़र्क पड़ता है इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब को भी चाहिए कि इसमें कोई शक नहीं कि उनका जमहूरी हक है कि वो धरना दें, वो लॉन्ग मार्च लेकर आए। लेकिन ये कहना कि हम इस्लामाबाद को घेर लेंगे या इस्लामाबाद में काम बंद करवा देंगे, ये मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा लाइन को क्रॉस करती है ये बात। इससे पीछे उनका सारा जमहूरी हक है, इससे आगे बढ़ना जो है ना उनका जमहूरी हक भी नहीं है, और उनको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। उसमें कोई कामयाबी भी होने के इम्कानात नहीं है, और ऐसा तसादम होगा जिससे दुश्मनों को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा जनरल साहब, एक चीज़ और, खान साहब ने जैसे से आप भी कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत भी और
चीफ जस्टिस भी प्लस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी, सबकी ये ख्वाहिश है कि मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं और इमरान खान साहब दोबारा से पार्लियामेंट में जाएं। लेकिन आज इमरान खान साहब ने एक और शर्त रख दी है या पार्लियामेंट में वापसी मशरूत कर दी है कि साइफर की तहकीकात हों। तो क्या ये मुतालबा उन शख्सियात जिनका आपने जिक्र किया, मुतादिल शख्सियात या मुतादिल शख्सियात, उनके लिए काबिल कबूल होगा या वो इस पर राजी हैं सदर साहब को माइनस करके? जी, ये मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन एक तीसरी पार्टी भी आप याद रखिए, इट इज़ नॉट ओनली बिटवीन PTI और ये तीन साहब, ट्राइलेटरल अरेंजमेंट है ये। PDM को भी राज़ी करना कोई इतना आसान काम नहीं है, उनके भी बहुत सारे इंटरेस्ट हैं और उनको मुझे गिनवाने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो कुछ आपके सामने हो रहा है उसे पता भी चल रहा है कि उनके इंटरेस्ट क्या है। वो बारी बारी अपना इंटरेस्ट जो है ना उस पर उसको वो हासिल कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा और टाइम चाहिए अपने इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए। तो ये सिर्फ मामला इन तीन शख्सियात और इमरान खान के दरमियान नहीं है, ये मामला इन तीन शख्सियात और PDM के दरमियान भी है और इमरान खान साहब की बात भी। ये जो आपने बात कही कि उन्होंने एक शर्त रख दी, मेरा ख्याल है ये तो बहुत नरम शर्त है, क्योंकि जब ऑलरेडी तहकीकात हो चुकी हैं और आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये बात आई है, तो अगर कोई कमीशन बनेगा, मिसाल के तौर पे एक हाई लेवल जुडिशल कमीशन बनता है, आपके ख्याल में वो किससे पूछेगा या किससे करवाएगा तहकीकात? सबसे बड़ी जब एजेंसी आपकी ISI और अगर FIA होगा या IB होगी, तो ये तो पहले ही कह चुके हैं कि जी उसमें कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी वाली बात नहीं है। उन्हीं को अगर आप दोबारा कहेंगे वो तो मेरा अपना ख्याल ये कि ये तो हुकूमत के लिए बेहतरीन मौका है, उनको फ़ौरन मान जाना चाहिए और कहना चाहिए ठीक है जुडिशल कमीशन बनाते हैं और जो भी जुडिशल कमीशन को कहें जी ये हमारी ISI है, ये हमारी FIA है, ये हमारी IB है, आप तहकीकात कर लें। तहकीकात का नतीजा वही होगा जो कि पहले वो ऑलरेडी पेश कर चुके हैं, ये मेरा अंदाजा है। ठीक है। अच्छा आलिया अहमद साहिबा, तो मैं आप ये जो खान साहब ने आपने जो हिकमत अमली जो आप नहीं बता रही थी और जो मैंने कोशिश की कि थोड़ा बहुत पूछने की जनरल साहब से, उन्होंने तो वाज़े कर दिया, तो क्या आप इसको कम से कम तस्लीम ही कर लें कि हाँ ये राब्ते हो रहे हैं, ये बातचीत हो रही है, ये मुलाकातें हो रही हैं और इन मुलाकातों में कुछ पॉजिटिव आउटकम आने का इम्कान भी है, जिसकी वजह से खान साहब ने जो अपनी फ्यूचर प्लानिंग है या स्ट्रेटजी है उसको होल्ड ऑन किया हुआ है? इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इमरान खान है, क्योंकि उसके पीछे 22 करोड़ आवाम खड़ी है। मेरे ख्याल में इन 51 जलसों ने ये प्रूव कर दिया है कि इमरान खान एक शहर में जलसा करता है और पूरा पाकिस्तान जलसागाह बन जाता है। इसलिए स्पेस सेविंग की जरूरत उन लोगों को है जो किसी के बेसाखियों के ऊपर खड़े हैं, जो अकलियत के अंदर है और जो इस इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए क्या जतन कर रहे हैं अपनी सिर्फ 24 किलोमीटर की हुकूमत को कायम रखने के लिए। तो ना हमें फेस सेविंग की जरूरत है, फेस सेविंग की जरूरत आप ये इस्लामाबाद से लंदन तक चले जाएं तो वहाँ फेस सेविंग की जरूरत बड़े लोगों को है। फेस सेविंग की जरूरत उन लोगों को है जिनकी आज ऑडियो लीक्स हुई है कि इंडिया से उनके दामाद मशीनरी यहाँ इम्पोर्ट करें, पाकिस्तानियों को आलू और प्याज सस्ते देने के चक्कर के अंदर उनसे रवाबित अपने खानदान के लिए उस्तवार हो रहे, ट्रेड मिनिस्टर अपने खानदान के लिए लगाया जा रहा है। तो पाकिस्तानी अवाम इतनी समझदार है कि वो ये समझती है कि उसका हाकिम किसको होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, सरप्राइज तो इमरान खान इन्हें देगा और जिनको ये लग रहा है हम सिर्फ एक बात करते हैं कि ये मुल्क पाकिस्तानियों का है। एक सरप्राइज तो इमरान खान साहब ने पहले भी देने की कोशिश की थी, लेकिन वो सरप्राइज ने काम नहीं किया, बाहर आना पड़ा उनको वजीर आजम हाउस से। देखिए मेरी एक बात सुन ले, वजीर आजम हाउस से बाहर आने के बाद में वही एक बात करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। हम ये करना चाहते हैं कि पाकिस्तान का मालिको मुख्तार ये 22 करोड़ अवाम है। क्या हो सकता है कि मालिक 22 करोड़ अवाम है? और सिर्फ इतना मैं बता दूं कि बंद कमरों की ना डीलें होंगी ना ढीलें होंगी और जो फैसले होंगे वो अवाम के सामने होंगे, अवाम की अदालत के अंदर होंगे। देखें आलिया अहमद साहिबा, ये जलसे की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कि बंद कमरों की ना फैसले होंगे ना डीले होंगी, लेकिन हकीकत ये कि मुलाकातें हो रही हैं। ठीक है, देखिए मेरी एक बात सुने, मैं ब्रेक ले लेती हूँ आलिया अहमद साहिबा, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। साइफर पे भी बात करूँ, हाँ कीजिएगा, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से वापस आते हैं, कादिर मंदोखेल साहब भी हमारे साथ होंगे, तो फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कादिर मंदोखेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर मंदोखेल साहब, मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि असेंबलीज में वापसी हो सकती है, पार्लियामेंट में वापसी हो सकती है, लेकिन वो मशरूत होगी अगर साइफर की तहकीकात कराई जाएँ।
आप इस पॉसिबिलिटी पर गौर कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है? इज देयर एनी ऑप्शन रिमेन? नहीं जी, बिल्कुल ये शर्त उसकी गैर आईनी है और गैर उसूली है। आप ही समझिए से खुद बारिया अपने आप आना चाहे तो मफहूम कम नहीं आना चाहे तो आपकी बात की है। सवाल ये है कि शर्तें वर्तें किसी की नहीं मानेंगे, ना हम उस शर्त के लिए जिस इलेक्शन प्रोसेस से ये आया उसी इलेक्शन प्रोसेस से हम ये आए हुए। तो ऐसी कोई नई बात नहीं है जो आपको अपने तौर पे ये कहेंगे कि हमें ये शर्त लगा होगा। मेरे ख्याल में अभी ये बाना टूट रहा है, असम्बली में आने का बाना टूट रहा होगा। नहीं, बहाना ढूंढ रहा है या बहाना नहीं ढूंढ रहा, मुझे समझा दें कि बहैसियत हुकूमत, ठीक है, बीइंग अ गवर्नमेंट, ये आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का खात्मा किया जाए। क्या ये प्रायोरिटी है इस वक्त हुकूमत की, हुकूमत वक्त की? जी बिल्कुल बिल्कुल है, यकीनन है। लेकिन जो शख्स मुल्क की जड़ें खोदने पे लगे हो, जो शख्स पाकिस्तान के अदारों को तबाह करने पे उतरे हो, जो शख्स पाकिस्तान का फंड यानी IMF का फंड रोकने की दुश्मनी चाहे, तो मैं यही कहूँगा कि बस करे, हो गया। अच्छा, तो ये हुकूमत जो है वो तालिबान जैसी जमात से, जो कि कलअदम तालिबान तहरीक तालिबान है, जिसने हमारे फौजियों के गले काटे, जिसने हमारे बच्चों के गले काटे, जिसने हमारे 80,000 के करीब उस जंग का निशाना हमने कुर्बानियां दी, उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं जो आईने पाकिस्तान को मानते भी नहीं है। लेकिन एक ऐसी शख्स है जो सब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, वो सबसे बड़ा लीडर है, उससे आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे कि जी वो जड़े खोखली कर रहा है। देखिए, ये जुमला जो आप फरमा रही है, ये जुमला उन्हीं का ही है कि मैं तालिबान से बात कर सकता हूं, बलूचिस्तान में अलग पसंदों से बात कर सकता हूं। उनको छोड़ देना, मेरा सवाल ले लें आप। जी आपका सवाल यकीनन है, मगर ये पहले वो दोहरा चुका है ये सवाल। लेकिन ठीक है, हम इस पे भी एग्री है, बात करने के लिए तो हम पहले भी तैयार थे। 2018 में भी आपको याद होगा, 2018 में भी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि इमरान खान कंदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। उसने उस चीज़ को गलत मतलब लिया है और ये कहा कि नारो मांग रहे। तो आज भी हम तैयार है बात करने के लिए, कोई नहीं है। हम चाहते हैं, यकीनन आपका सवाल दुरुस्त है, मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल और मुल्क की जो इंस्टेबिलिटी है बात करने के लिए कादिर मंदोखेल साहब, बड़ी अच्छी बात है। आई रियली अप्रिशिएट कि आप हुकूमत बात करने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, हुकूमत को बातचीत की दावत भी आप ही को देनी पड़ेगी, ये जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि आपके पास हुकूमत है। दिल बड़ा करें। देखिए, मैं अपनी पार्टी से पूछे बगैर आपको मीडिएटर बना के उनसे मुज़ाकरात को, उनसे बातचीत के लिए उनको ऑफर देता हूँ, आइए बैठे हमारे साथ, हम बात करने को तैयार है। लेकिन गैर आईनी, गैर उसूली और गैर कानूनी बात न पहले हमने मानी थी, ना मानेंगे। ना इलेक्शन का जो वक्त है वो वक्त को, अगर 13 अगस्त 2023 का जिस मुंतखब हुआ है उसी सब्जी से हम भी आए। कल वो हुकूमत में था तो इस आज हुकूमत में नहीं है, तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता। आपके पास सही है, बहरहाल पार्टी लीडर्स ने या हुक्मरानों ने या वजीर आजम ने फैसले करने, और जब पहले भी राना सनाउल्लाह या दीगर की तरफ से गई थी तो PTI की जानिब से आया था कि वजीर आजम के सामने के पास से ये बात आनी चाहिए। अच्छा जनरल साहब, एक तरफ तो बात ये हो रही है कि इमरान खान साहब पार्लियामेंट में वापस आने की बात कर रहे हैं और साइफर की तहकीकात, जिसको आप कह रहे हैं बड़ा नरम मुतालबा है, लेकिन दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब की लंदन में मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, उसके बाद सुना है कि जरदारी साहब से भी राब्ते हुए हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी राब्ते हुए हैं, और अपोजिशन को यानी इमरान खान साहब को या PTI को टफ टाइम देने पर आमादगी का इजहार किया है, रजामंदी की है। तो सर, आपको ये लगता है कि अगर ये स्ट्रैटेजी प्लान हो रही है वहां पर, तो ये मजीद मुल्क अनारकी की तरफ जाएगा, मजीद पोलराइजेशन, मजीद पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी? जी, वो तो साफ ज़ाहिर है कि दोनों तरफ से इसी किस्म की काविशें हो रही हैं जो कि मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं पंजाब की और कह रहे हैं कि इतनी सीटों के साथ वो पंजाब में कायम नहीं रह सकते, तो फिर कोई उनसे पूछे कि उनकी कितनी सीटें हैं। अगर ये इतनी सीटों के साथ कायम नहीं रह सकते तो वो कौन सी सीटों के साथ वहाँ पर तशरीफ लेकर आएंगे। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने एक तो ये मुतालबा मुझे लगता है कि ड्रॉप कर दिया है कि जी इंतखाबात कब हों,
वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप इस बात पर रजामंद हों कि हम इंतखाबात की तारीख पे बात करते हैं तो मैं बात करने को तैयार हूँ। मेरा ख्याल है कि ये कोई बहुत बड़ा मुतालबा नहीं है। बैठा जा सकता है और कह सकती है PDM जी कि हम तो उसी वक्त इंतखाबात कराएंगे, ये कह दें जी जल्दी कराएं, कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है। दूसरी बात ये है कि जब एक दफ़ा कोई चीज़ साबित हो जाए और दूसरी दफ़ा साबित करने को कहा जाए तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं बात कर रहा हूँ वो साइफर की, कि अगर वो जैसे भाई कह रहे हैं कि वो तो ऑलरेडी साबित हो गया तो उसको दोबारा साबित कर लें। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि इस वक्त बेहतरीन मौका है तसादम से बचने का, जो कि उनके दोनों मुतालबे हैं वो माने जा सकते हैं कि जी इंतखाबात की बात करें, उनको ये जी बात करते हैं और वो नहीं कह रहे कि जी आप डेट दें तो फिर हम आएंगे, उस पर बात हो सकती है। साइफर का वो मुतालबा करें, जिन लोगों ने पहले साबित किया है कि वो कोई साजिश नहीं थी, वो दोबारा साबित कर देंगे कि कोई साजिश नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ज़रूर है कि ये तसादम होना नहीं चाहिए बिटवीन पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब मतलब ग्रुप ऑफ कुछ पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो मेरी बहन तो 22 करोड़ की बात कर रही है ना, तो वो तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। तो लेकिन इतना इसमें कोई शक नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर विद इमरान खान। और इसमें अगर किसी को शक है तो कम से कम जो कुछ हम देखते हैं, जो सुनते हैं, उसमें तो हमें नज़र आ रहा है। तो ठीक है, 22 करोड़ तो नहीं होंगे, लेकिन 10 से 15 करोड़ के लगभग होंगे। इतने लोग दूसरी तरफ भी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो अवाम के मैंडेट के बगैर बैठे हुए हैं। तो ये बातचीत से ही मसला हल होगा, तसादम के बगैर इसको हल करना चाहिए। तसादम किसी सूरत में पाकिस्तान के हक में नहीं है, लेकिन ये भी देखना चाहिए और ये PDM को देखना चाहिए, जो मैं बात करने वाला हूँ, कि लगातार जो स्लाइड हो रही है आपकी इकोनॉमी की और डॉलर की, अगर उसको अरेस्ट करने का कोई भी तरीका उनके ज़हन में है, चाहे वो बातचीत हो, चाहे तसादम से बचना हो और एक ऐसी फ़ज़ा कायम करना हो जिसमें तसादम का इम्कान ख़त्म हो जाए, तो मेरा ख्याल है मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। सर, उनके नज़दीक तो एक ही ऑप्शन है सरदार साहब की वापसी। इस पर भी मैं आलिया हमजा साहिबा से उनका ओपिनियन लूँगी और उसके साथ साथ साइफर के हवाले से भी वो कुछ कहना चाह रही थी। मैं कोई ब्रेक ले लूँ आलिया, मैं वापस आती हूँ, आपसे शुरू करूँ। जनरल प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी आलिया हमजा साहिबा, आप कुछ कहना चाह रही थी साइफर के हवाले से, पहले वो बात करें। नाजिया, मैं 2-3 बातों के ऊपर बात करूंगी। जो ये इन्होंने कादिर मंदोखेज साहब ने किया, इन्होंने कहा जी इदारों को मलाइन करता है। आर्मी का ओथ होता है वो, उसमें ये लिखा होता है कि मैं किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लूंगा। मुल्क का वजीर खारजा UN में बैठ कर ये इल्जाम लगाता है कि आप वाजे पाकिस्तान में कुछ जनरल ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ के सियासी विंग के तौर पर काम करें। मुझे ये बता दें, क्या ये क्या है? ये इदारों को मलाइन करना नहीं है? फिर दिसंबर 2020 का मिफ्ता इस्माइल साहब का बयान है कि नैब कवानीन में तरमीम के लिए फौज मान चुकी थी, इमरान खान नहीं मान रहा था। फिर ये जो इसहाक डार, डॉलर डार आ रहे हैं, जिन्हें इकोनॉमिक हिटमैन के नाम से याद किया जाता था, इनके करप्शन के किस्से और इनके मनी लॉन्ड्रिंग के किस्से कहाँ से सुनाई देते थे? और फिर अब जो ये नैब कवानीन में तरमीम करके बड़े बड़े मुजरिमों को NRO मिल रहा है, तो मुझे अब ये सारा कुछ बता दें कि अब किसको फेस सेविंग मिल रही है, कौन ले रहा है फेस सेविंग? मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि ये हुकूमत अपने बोझ से गिरेगी। इस हुकूमत में जो हालात है ना, आपने देखा नहीं है कि कल मैं छोड़ दें, मैं भिखारी वजीर आजम को ये कहूँ कि वो बेगर्स आर नॉट द चूजर्स, कि मैं मांगने नहीं आया हूँ, इसकी भी बात छोड़ दूं, या थूक लगाने से सफेद पलटना भी छोड़ दूं। जो उन्होंने सिर्फ एक ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया है, मईशत तबाह हो गई, ये तो तजर्बाकारी का चूरन बेच कर आए थे। इन्होंने तो IMF से मुल्क को छुटकारा दिलाना था, इन्होंने तो मईशत को संभालना था, इन्होंने तो महंगाई खत्म करनी थी। 3 करोड़ अवाम सैलाब में डूबी है, 19 करोड़ अवाम महंगाई के सैलाब में डूबी है। डॉलर 250 को है, आटा 200 रुपए किलो को पहुंच गया, बिजली गैस पेट्रोल की कीमतें इनसे संभल नहीं पा रही है। और यहाँ पर हो क्या रहा है? जिस दिन देखें इनके लीडरों को NRO मिल रहा है, जिस दिन देखें या आकर जी अभी एक आ जाएगा, अब जी मिफ्ता इस्माइल पर सारा बोझ डालकर जी अकदार को मसीहा बनाकर पेश किया जा रहा है, जिस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार था। मुझे ये समझ में नहीं आती कि बदला ये इमरान खान से नहीं ले रहे, बदला ये ले रहे हैं पाकिस्तानी अवाम से। फिर आपने कहा कि जो खान साहब ने साइफर की बात की थी, वो सिर्फ अवाम की यादाश्त के लिए और सबकी यादाश्त के लिए। 9 अप्रैल 2020 से चीफ जस्टिस साहब की टेबल के ऊपर साइफर तहकीकात के लिए पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने उनको खत लिखा था और उन्होंने कहा था कि हमें तहकीकात करनी चाहिए।
कुछ नहीं है उस साइफर में। चले हमें गलत प्रूफ कर देना, यानी जिसको भी डालें उसको। और ये जो ये लग रहा है कि हम फेस सेविंग, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं पहले दिन से इलेक्शन पर बात करें, हम वापस आने को तैयार हैं, साइफर की तहकीकात करें, हम वापस आने को तैयार हैं। क्योंकि मैं आपको आज बता रही हूँ अगर साइफर की तहकीकात होती है तो ना ये हुकूमत बचेगी और ना इसके सहूलतकार। तहकीकात तो पहले भी होगी ना, डिपेंड ये कहता है कि किस हद तक तहकीकात होती है। मेरी एक बात सुन ले, वही तहकीकात तो हुई है तो मुदाखलत तो साबित हो गई थी और मुदाखलत के नतीजे भी आपने देख लिए। मुदाखलत के नतीजे के अंदर क्या हो रहे हैं, इंडिया से मशीनरी भी इम्पोर्ट हो रही है, इसराइल के साथ 3 डेलीगेशन भी मिलने जा रहे हैं, और यूएस के साथ जो है आपने देखा है कि अफगानिस्तान के वजीर खारजा ने आप पर बैठकर इल्जाम लगाया कि आपने अड्डे उनको दिए। तो ये रिजीम चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस थे ना, और रिजीम चेंज में यही वादा किया गया था कि आपको हम मुकदमात के अंदर नहीं अंदर होने देंगे, और इमरान खान जो आपको अगले 15 साल के लिए आएगा उसको रोकना है हमें। ठीक है, ठीक है, ये बता दूं ये अपने बोझ से गिरने वाले और इनके चलिए तो फिर आप इंतजार कर लेना, अपनी बोझ से गिरने वाले इलेक्शन खुद ब खुद हो जाएंगे तो फिर कॉल की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा आलिया साहब से रुके, आलिया साहब ठीक है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जिनकी मैं बात कर रही थी कि उन्होंने काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस अमेरिकन थिंक टैंक को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू के दौरान वो क्या कह रहे थे, एक छोटा सा क्लिप है वो सुनते हैं, फिर जनरल साहब से इस पर राय लूंगी। Mr. Khan wanted to ensure that every appointment, whether it was within the ISI or whether it was in the army, were politically partisan associates to. And it's not and the case with your that was government. absolutely not. We haven't appointed anyone. This is an existential threat to our democracy, that if instead of being servants to the state of Pakistan and commanders of our armed forces, they conduct themselves as a wing of the Tehreek-e-Insaf political party. So this is an absolute, would be and is a threat to our democracy. अच्छा जनरल साहब मुझे ये बताएं, खान साहब ने फैसलाबाद जलसे में कहा कि कोई अगर इनको डर ये है कि अगर कोई मुहब्बे वतन जनरल आ गया तो इनके केसेस पे या फला चीज़ होगी, तो वो हमने भी कहा उसकी मजम्मत की, खान साहब को ये बातें जलसे में नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये बात जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक इंटरनेशनल फोरम पे कह रहे हैं कि अपनी मर्जी की तैनातियां करें ताकि पीटीआई का पॉलिटिकल विंग बने, तो क्या ये दोनों कंट्रोवर्शियल बातें नहीं हैं कि मतलब वो भी ये कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में कोई गैर मुहब्बे वतन भी है जो ये बात कर रहे हैं, और क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसी तैनातियां भी हो सकती थी जो इनका पॉलिटिकल विंग बन जाता। सर ये क्या चल रहा है, अगर वो कंडेमेबल है तो ये कितना कंडेमेबल है और है कि नहीं है? जी ये सिर्फ 2 बातें नहीं है बल्कि 4 बातें हैं। पहली बात वो है जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा था कि हमें इसलिए ये रजीम चेंज करना पड़ा कि हमें ये खबर मिली थी कि वो ये करने वाले हैं, और यही बात जिसका आपने जिक्र कर दिया कि अपनी मर्जी का लेकर आएंगे। फिर जो उसके बाद आपको पता है कि उन्होंने फिर इमरान खान साहब ने ये बात की जलसे में जिसका आप जिक्र कर रही हैं। उसके बाद फिर दस्तगीर साहब ने कहा कि जी हम नवाज शरीफ साहब से भी मशावरत करेंगे, जबकि आप भी जानती हैं हम भी जानती हैं कि वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है और भगोड़े भी हैं उसके लिहाज से। और अब ये बात जो कि बिलावल भुट्टो ने कर दी, तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि एक ऐसा मामला जो बिल्कुल क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो भी वज़ीर आज़म होगा वक्त का, देखिए अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया कि अगर एक पार्टी का वज़ीर आज़म अपॉइंटमेंट करेगा तो आप कहेंगे उसने अपनी पसंद का कर लिया, दूसरा करेगा उसने अपनी पसंद का कर लिया, तो आप एक इंस्टीट्यूशन को खींच कर घसीट कर वापस इंस्टीट्यूशन में अपने पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सिर्फ एक बात याद कर 2 बातें कहूँगा। नंबर 1 ये कि आपको पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बहुत सारे लोगों को सुपरसीड करके ज़ियाउल हक़ को अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था। फिर क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं, वक्त बचा लेते हैं। फिर आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ को कुछ लोगों को सुपरसीड करके अपनी पसंद का देकर आए थे। फिर क्या हुआ और बाद में भी जो हुआ वो तो आर्मी चीफ आर्मी का चीफ होता है और वो सिर्फ मुल्क का इंटरेस्ट देखता है, वो किसी का नहीं है। ये वो ऐसे नहीं है कि ये मेरा थानेदार और मेरा डीसी और मेरा एसपी, वो आर्मी चीफ है भाई। आप जो अपनी पसंद का ले आओ, जिसको मर्जी ले आओ, वो ले दे के किसी का चीफ नहीं होगा, वो आर्मी का चीफ होगा, पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखेगा। तो ये खाम खा इनकी गलत फहमी है, खाम ख्याली है, हालांकि हिस्ट्री भी प्रूव कर चुकी है। फिर ऐसी फजूल बातें करते हैं, मेरी समझ से बाहर। ठीक है, अच्छा इस पर कादिर मंदोखेल साहब जरा आप भी गुफ्तगू कर लीजिएगा कि ये जो बयान है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने पहले कहा, फिर ख्वाजा साद रफीक ने कहा
और फिर आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया। तो जब इस किस्म की बातें, हमने तो खान साहब के बयान की भी मजम्मत की कि जलसे जुलूसों में ये जो अपॉइंटमेंट्स की बातें हैं ये ना की जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंटरनेशनल फोरम पर बैठ के, अमेरिकन थिंक टैंक पर बैठ के इस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क रह गया फिर इदारों को मिलान करने के? आप जो उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कह रहे हैं? देखिए, सवाल ये है कि सबको पता है कि ये किसके सर पे खेल रहे हैं। कादिर मुंतखिल साहब को आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी सर। किसको पता नहीं है पाकिस्तान में कि फैसल बाडा का जो दोस्त है वो उनके लिए क्या करते आ रहे हैं, और खुद फैसल बाडा की डिस्क्वालिफिकेशन पे मुझे कितना टॉर्चर किया गया है, तो मेरे ख्याल में मैं चुप ही रहूं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, सवाल ये है कि आपने एक बिल पास किए है कौमी असम्बली में, जिसमें हमने भी आपका साथ दिया है, जिसमें ये था आर्मी एक्ट 1952 के अंदर जो अमेंडमेंट थी, उसमें ये था कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो उसको इख्तियार होगा कि वो अपॉइंटमेंट करे। तो जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का लिखा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं लिखा हुआ था। आज अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है तो आपको क्या तरह वो है जो आप अदारों को इतना सर पे आपने उठा के रखा है, और आप गाली गलोच पे उतर है, और आपसे मैंने सवाल कुछ और पूछा था मुंतखिल साहब। जी मैंने जवाब दे दिया, मैंने जवाब दे दिया। अच्छा, दोबारा दे देता हूँ। आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सुने वो जो बात वो कर रहे हैं इंटरव्यू के दौरान, वो क्लिप सुना आपने? जी बिल्कुल, मैं दोबारा जवाब दे देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि फैसल वाडा का दोस्त, अब नाम नहीं लूं तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, ये फैसल वाडा का दोस्त कहाँ से बीच में आ गया? खुल के बात करें, और जो बात करे वो बात किया करे जो फिर आप आगे भी पूरी बात कर सके। जी बिल्कुल। तो ये पहेलियां ना बुझवाएं ना माजरत के साथ। आप मुझे ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिकन थिंक टैंक वहाँ पे बैठ के एक इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ये नहीं आते हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराते, तो फिर वो ऐसी तैनातियाँ करते आर्मी में भी और ISI में भी और फला कि वो PTI का एक पॉलिटिकल विंग बन जाता। तो ऐसे लोग मौजूद हैं कि हमारी आर्मी में, ISI में? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, शायद आपने गौर नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान को पता है फैसल वाडा का दोस्त कौन है। ठीक है, और मैं यूं भी दोबारा मिसाल दे देता हूँ कि मुझे फैसल वाडा के डिस्क्वालिफिकेशन से बचाने के लिए मुझे कहाँ से फोन नहीं आया, कहाँ मुझे नहीं बिठाया गया, क्या मुझे ऑफर नहीं है। ये आप ये कह रहे हैं कि आप क्या तस्दीक कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात की कि वो पॉलिटिकल विंग बन जाए? तो ऐसा है क्या? मैं तो आपको खुल के बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं बोल रहे ना, कर नहीं रहा हूँ। मुझे बता। अच्छा, फैसल वाडा का बीच कहाँ से आ गया, ये समझा दे। अच्छा, फैसल वाडा का दोस्त पूरे पाकिस्तान को पता है कि उसका दोस्त कौन है। ठीक है, और अननोन नंबर से किस को 2018 में फोन करते रहे, और फिर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए मुझे कहाँ से फोन कराते रहे, वो सब चीजें सबको पता है ना। मेरे ख्याल में नाम नहीं लूं तो ज्यादा बेहतर है, आपके सुनने वाले समझ गए कि वो किसका नाम मैं ले रहा हूँ। आलिया हमजा साहबा, फैसल वाडा का दोस्त कौन है जो इनको प्रेशराइज कर रहा था, इनको टॉर्चर कर रहा था? आपके इल्म में? आलिया हमजा साहबा है हमारे साथ? अच्छा, आलिया हमजा साहबा यहाँ पर नहीं है, लेकिन या इन्होंने हमारी बात को विंडिकेट कर दिया है कि लोगों को धमकियों वाली कॉल्स आती हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर इनकी सारी बात कर दूंगी। हम इन्हें आर्मी को पंजाब पुलिस नहीं बनाने देंगे। बात वजीर आजम की हो ही नहीं रही है। बात ये हो रही है कि हम ये नहीं चाहते हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जो मोस्ट प्रेस्टिजियस है, ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, उसको कोई मफरूरों का चीफ कहे कि उसकी तानियाती का फैसला कोई मफरूर, कोई इश्तेहारी, कोई फरारी करे, जो आइन और कानून के लिहाज से एक एब्सकॉन्डर और एक क्रिमिनल है। और ये आइन के लिहाज से, ये मैं नहीं कह रही हूँ। और इन्होंने जो बातें की हैं, मतलब ये क्या है? ये वही बात अगर डॉक्टर शहबाज गिल करे तो उसका क्या हाल किया जाता है? अब मैं यही डिमांड करती हूँ कि बिलावल जरदारी ने जो जनरल्स के अंदर तफरीक पैदा करने की कोशिश की है, सेम उनके साथ यही हाल किया जाए। सेम मरियम नवाज के साथ वो हाल किया जाए जब वो जनरल्स में से किसी एक जनरल को नाअहल कहती है। हम तो मेरिट की बात करें, हम तो मेरिट के लिए बात करें, और हम तो सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि वो इदारा इतना तौकीर वाला इदारा है, उसकी तौकीर और इज्जत में और इजाफा हो, और उसका जो चीफ आए वो इतना तौकीर वाला हो कि दुनिया जितने इज्जत से हमारे इस इदारे को देखती है, आइंदा उसकी इज्जत और तकरीम में इजाफा हो। लेकिन ये आलमी इदारों के सामने
सामने भी बैठकर, मुल्क में भी बैठकर इन इदारों को मलाइन करने में, इन इदारों की बेइज्जती करने में, इन इदारों के जनरल्स को मलाइन करने के लिए कोई कसर नहीं। अच्छा ठीक है जनरल साहब, एक बात मुझे बता दें प्लीज। पीएमएल इल्जाम लगाती है इमरान खान साहब लाडला। इमरान खान बयान देते हैं तो एक रद्द-ए-अमल आता है, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब बयान देते हैं कोई रद्द-ए-अमल नहीं आता। ख्वाजा साद रफीक साहब बयान देते हैं कोई रद्द-ए-अमल नहीं आता। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वहाँ बैठ के ये बात करते हैं कोई रद्द-ए-अमल नहीं आता। फिर लाडला कौन है सर? देखें, वो लाडले वाला सवाल तो आपका बिल्कुल दुरुस्त है और इसका मैं जवाब दिए बगैर एक बात करना चाहूँगा, और वो ये है कि देखें जो नाम जाएंगे GHQ से, वो जो क्वालिफाइड सीनियर मोस्ट लोग हैं उन्हीं के नाम जाएंगे। तो वज़ीर आज़म कोई भी बैठा हो वो उन्हीं पाँच में से सिलेक्ट करेगा, किसी 10वें या 11वें को तो वो कर नहीं सकता। तो लिहाजा दोनों साइडों का ये इल्ज़ाम मैं इसको रद्द करता हूँ, दोनों साइडों का। जो ये कहते हैं कि वो अपने पसंद का चीफ लाना चाहते हैं, वो अपना पसंद का चीफ लाना चाहते हैं, अरे भाई ला के देख लो, पहले तुमने ला के देख लिया कि वो किसी के पसंद का चीफ नहीं होता। और ये थोड़ी है कि वो जितने जर्नैल लाइन में लगे हुए आप किसी के भी सर पे हाथ रख देंगे। जो क्वालिफाइड हैं, जो सीनियर मोस्ट हैं, जिनकी लिस्ट आपको फराहम की जाएगी उसी में से रखेंगे। तो कितना का आपके पास चॉइस है उसके अंदर से रख। तो ये मेरा ख्याल बिल्कुल एक फजूल बहस है। और ये जो एक दूसरे पे इल्ज़ामात हैं कि वो अपनी पसंद का लगा लेते तो 15 साल तक चलते रहते, हम अपनी पसंद का लगा लेंगे तो ये हो जाएगा, अब वो अपनी पसंद का लगा लेंगे, बिल्कुल ये मैं समझता हूँ लाहासिल बहस है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। जी, पहले भी नहीं पड़ा, आइंदा भी नहीं पड़ेगा। लाडला कौन है? सभी लाडले हैं मुख्तलिफ मौकों पर। वक्त की बात है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। कादिर मंदुखेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया हमजा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नादिम मिर्जा को इजाज़त दीजिए।